हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन व प्रकीर्णन से संबंधित कुछ परिघटनाएं और रैले के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक आता है ये आता है नेत्र, आई या फिर आँख। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि नेत्र क्या होता है। तो देखिए मित्रों, नेत्र की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या होगी कि नेत्र लगभग 1 इंच व्यास का एक महत्वपूर्ण गोलाकार अंग होता है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, नेत्र कहा जाएगा। लगभग 1 इंच व्यास का एक महत्वपूर्ण गोलाकार अंग जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर होती है, नेत्र कहलाता है। अब देखिए मित्रों, नेत्र की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बता दी है। नेत्र के जो है मुख्य रूप से वो 9 भाग होते हैं और जिनके कार्य यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, इसका सबसे पहला पार्ट आता है श्वेत पटल। अब देखिए मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि श्वेत पटल क्या होता है। तो देखिए, आंख के सामने का अधिकांशतः भाग श्वेत एवं अपारदर्शक होता है, जिसे ही क्या कहा जाएगा, श्वेत पटल। ये जो श्वेत पटल होता है ये नेत्र का सुरक्षा कवच भी कहलाता है, क्योंकि बाहरी जब चोट आती है तो बाहरी चोट को ये ढाल बनकर क्या कर लेता है, उसका सामना कर लेता है। तो श्वेत पटल जो है ये नेत्र का सुरक्षा कवच भी कहलाता है। अब देखिए, दूसरा नंबर जो आता है, दूसरा नंबर आता है मित्रों स्वच्छमंडल या फिर कोर्निया। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि स्वच्छमंडल या कोर्निया क्या होता है। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका श्वेत पटल वाला भाग है, इस श्वेत पटल वाले भाग के मध्य एक उभरा हुआ पारदर्शक काले रंग का एक भाग होता है जिसे ही क्या कहा जाता है, स्वच्छमंडल या कोर्निया कहा जाता है। अब देखिए, स्वच्छमंडल या जो कोर्निया है इसका काम क्या होता है, प्रकाश की किरणें सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करती हैं। और ध्यान रहे मित्रों, नेत्रदान के समय भी ये कोर्निया का ही दान किया जाता है। अब देखिए, तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा नंबर आता है आपका आइरिस। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये आइरिस क्या होता है। तो देखिए, आइरिस जो है, यहाँ देखिए मित्रों, कोर्निया के पीछे की ओर एक अपारदर्शक पर्दा होता है। यहाँ पे एक अपारदर्शक पर्दा होता है, इसी अपारदर्शक पर्दे को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ये अधिकांशतः काले रंग का होता है और इस आइरिस के ठीक बीच एक छिद्र होता है। उसी छिद्र को क्या कहा जाता है मित्रों, उसे कहा जाता है तारा या पुतली। तो देखो, आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को क्या कहेंगे हम, तारा या पुतली। अब देखिए, जैसे ही वस्तु से टकरा करके प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश करता है या फिर प्रकाश की जब तीव्रता ज्यादा होती है तो ये तारा या पुतली जो है अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और जैसे ही प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो ये प्रसारित हो जाती है। तो देखिए, 4th नंबर का जो पार्ट आता है वो आता है तारा या पुतली। इसका काम क्या होता है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको मेंटेन रखना। अब देखिए, 5वें नंबर का जो पार्ट आता है वो आता है आपका नेत्र लेंस। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो देखिए मित्रों, नेत्र के अंदर एक लचीला एवं पारदर्शक लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस। और इसका मुख्य काम होता है प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर फोकस या रेटिना के ऊपर फोकसित करना। अब देखिए, 6ठे नंबर का जो पार्ट आता है आपका, 6ठे नंबर का पार्ट आता है रक्तक पटल या कोरोइड। तो देखिए मित्रों, रक्तक पटल या कोरोइड किसे कहेंगे। देखो, श्वेत पटल जो है इसके नीचे की ओर, श्वेत पटल के नीचे की ओर एक अधिकांशतः काले रंग की झिल्ली होती है जिसे ही क्या कहा जाएगा, रक्तक पटल या कोरोइड कहा जाएगा। इसका मुख्य काम क्या होता है, प्रकाश की जब किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनसे ये ऊर्जा का क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। अब देखिए, 7वें नंबर का जो पार्ट आता है यह आता है दृष्टि पटल या फिर रेटिना। अब देखिए मित्रों, दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहेंगे। तो देखिए, रक्तक पटल के नीचे की ओर एक पारदर्शक झिल्ली होती है, उसी पारदर्शक झिल्ली को क्या कहा जाएगा, दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाएगा।
देखिए वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव में से गुजरती हुई रेटिना पर फोकसित होती है तो वस्तु हमें दृष्टिगोचर होती है। लेकिन रेटिना के ऊपर दो बिंदु होते हैं, एक तो होता है पीत बिंदु और दूसरा होता है अंध बिंदु। देखिए पीत बिंदु जो है ऐसा बिंदु होता है जिसके ऊपर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अंध बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां से नाड़ियां जो है, प्रकाश नाड़ियां जो है वो सीधे किसको जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। जब प्रतिबिंब यहाँ पीत बिंदु के ऊपर प्राप्त होता है तो तुरंत अंध बिंदु क्या करता है, मस्तिष्क को सूचना देता है। और देखिए जैसे ही मस्तिष्क को ये सूचना देता है तो ये उल्टा करके सूचना देगा। ध्यान दीजिए मित्रों, नेत्र लेंस से जो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, चूंकि ये लेंस उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस लेंस के द्वारा यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टा होता है, लेकिन फिर भी वस्तु हमें सीधी क्यों दिखाई देती है। तो इसका अहम कारण क्या है, देखिए अंध बिंदु से जो ये प्रकाश नाड़ियां मस्तिष्क को जब सूचनाएं भेजती हैं तो वो उल्टा करके सूचना भेजती हैं, जिसके कारण वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। अब देखिए 8वां नंबर जो आता है ये आता है मित्रों जलीय द्रव। अब देखो जलीय द्रव क्या होता है, तो जलीय द्रव कहेंगे हम देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो पारदर्शक द्रव भरा होता है उसे कहा जाता है जलीय द्रव, और जिसका अपवर्तनांक होता है 1.337। ये जो जलीय द्रव है अश्रुओं के रूप में यही बाहर निकलता है। अब देखिए मित्रों लास्ट आता है 9वां काचाभ द्रव। देखिए काचाभ द्रव किसे कहेंगे, काचाभ द्रव कहेंगे नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो गाढ़े रंग का पारदर्शक, जो गाढ़ा श्वेत रंग का जो पारदर्शक द्रव होता है उसे ही क्या कहा जाता है, जलीय द्रव। इस जलीय द्रव का काम क्या होता है मित्रों, जलीय द्रव का काम होता है प्रकाश की इंटेंसिटी को मेंटेन कर और पीत बिंदु के ऊपर या रेटिना के ऊपर उसे फोकसित करना। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे नेत्र के 9 भाग बता दिए और प्रत्येक भाग का जो काम है मैंने वो बता दिया। अब देखो ये नेत्र कार्य कैसे करता है, एक बार ध्यान देना। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं तो ध्यान रहे सबसे पहले वो किस भाग में प्रवेश करेगी, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में प्रवेश करेगी। यहाँ प्रवेश करने के बाद में ये नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव में से गुजरती हुई कहाँ पर फोकसित होती है, रेटिना के ऊपर फल स्वरूप वस्तु हमें दिखाई देती है। तो देखिए मैं इसका जो वर्णन है यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों पहला आता है श्वेत पटल। नेत्र के सामने का अधिकांशतः भाग श्वेत एवं अपारदर्शक होता है जो नेत्र की सुरक्षा करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, नेत्र का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। देखिए ये नेत्र की स्ट्रक्चर है, तो देखिए नेत्र के सामने का अधिकांशतः भाग, जो ये भाग है ये श्वेत पटल कहलाता है, जो अधिकांशतः भाग श्वेत होता है। दूसरा आता है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। तो देखिए स्वच्छ मंडल या कॉर्निया किसे कहेंगे, श्वेत पटल के मध्य उभरा हुआ पारदर्शक भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। तो देखो ये जो श्वेत पटल है इसके बीच ये उभरा हुआ भाग होता है, ध्यान रहे ये भाग पारदर्शक होता है, इसे क्या कहा जाएगा, कॉर्निया कहा जाता है। और प्रकाश की किरणें सबसे पहले इसी भाग में प्रवेश करती है। तीसरा नंबर आता है आइरिस। तो देखिए आइरिस किसे कहेंगे, कॉर्निया के पीछे की ओर अधिकांशतः काले रंग की एक अपारदर्शक झिल्ली या एक अपारदर्शक पर्दा होता है। देखिए जो कॉर्निया जो है, कॉर्निया के पीछे की ओर ये एक अपारदर्शक पर्दा होता है जिसे क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। इस आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को क्या कहा जाता है, तारा या पुतली। अब देखिए जो तारा या पुतली है, जब हम अचानक से अंधेरे में जाते हैं तो ये तारा या पुतली है, ये आइरिस के द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित होती है कि प्रसारित हो जाती है अंधेरे में जाने पर, और जैसे ही हम अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में जाते हैं तो ये इस प्रकार से एडजस्ट होती है कि इसका जो साइज है, इसका जो आकार है ये छोटा हो जाता है, यह सिकुड़ जाती है। पांचवा आता है नेत्र लेंस। तो देखिए नेत्र लेंस के रूप में एक पारदर्शक व लचीला उत्तल लेंस होता है जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव में से गुजरते हुए रेटिना पर फोकसित होती है। तो देखिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके छठे पार्ट में चलते हैं। तो देखिए मित्रों छठा पार्ट आता है रक्तक पटल या कोरोइड। देखिए श्वेत पटल के ठीक नीचे एक अपारदर्शक झिल्ली या पर्दा होता है जो प्रकाश की किरणों का अवशोषण करता है
उसे ही क्या कहा जाता है, कोरोइड या रक्तक पटल कहा जाता है। अब देखिए सातवां आता है दृष्टि पटल या रेटिना। तो देखिए मित्रों, ये तो श्वेत पटल के नीचे हो गया रक्तक पटल। अब रक्तक पटल के भी नीचे की ओर एक पारदर्शक झिल्ली या पारदर्शक पर्दा होता है, जिस पर्दे के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, रेटिना। यह नेत्र लेंस के फोकस के ऊपर, देखो ये जो लेंस होता है इस लेंस के ठीक फोकस के ऊपर होता है ये। अब देखो ये जो पूरा रेटिना वाला जो भाग है, इस रेटिने वाले भाग के ऊपर या रेटिना के ऊपर दो बिंदु होते हैं, एक तो होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। देखिए पीत बिंदु के ऊपर वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब प्राप्त होने के तुरंत पश्चात यहाँ से जो प्रकाश नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं ये उसे सूचना देती है, लेकिन ध्यान रहे मित्रों ये सूचना उल्टा करके देती है। चूंकि हम ये जानते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। तो देखो होना तो ये चाहिए था कि जब कोई स्वस्थ नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखता है तो उस नेत्र के पीछे की ओर यानी कि नेत्र लेंस के पीछे की ओर ये जो रेटिना होता है इस रेटिना के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी हम वस्तु को सीधा क्यों देख पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, हम सीधा इसीलिए देख पाते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के तुरंत पश्चात जो प्रकाश नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं वे सूचनाएं उसे उल्टा करके देती हैं। तो मस्तिष्क जब सूचनाओं को उल्टा करके रीड करता है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। अब देखें अंध बिंदु जो होता है, अंध बिंदु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। अब आता है 8वां नंबर जलीय द्रव। तो देखिए नेत्र लेंस व कोर्निया के बीच, नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। 9वां नंबर आता है काचाभ द्रव। तो देखिए मित्रों नेत्र लेंस और रेटिना के बीच या रेटिना व नेत्र लेंस के बीच गाढ़ा एवं पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक भी क्या होता है 1.337। अब देखिए ये जो द्रव है इस द्रव का मुख्य काम क्या होता है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के निकलती हैं तो ये क्या करता है, उनकी इंटेंसिटी को मेंटेन रखता है। अब देखिए मित्रों अब आता है इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि को हम बताएंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए मित्रों कार्यविधि को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे समझिए। देखिए जब कोई वस्तु नेत्र लेंस के सामने स्थित होती है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ये नेत्र लेंस के सामने स्थित है, तो इस वस्तु से अनेक असंख्य प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं इस वस्तु के प्रतिबिंब के लिए। देखो इसका जो प्रत्येक भाग है ये एक प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है जिससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो अपन कोई भी दो किरणों के ऊपर विचार करते हैं, जैसे एक प्रकाश की किरण यहाँ से चल के ये आई और दूसरी यहाँ से चल के ये आई। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, सबसे पहले प्रकाश की किरणें केवल कोर्निया वाले भाग में प्रवेश करेंगी। अब देखिए जैसे ही प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस के ऊपर आपतित होती हैं तो नेत्र लेंस इन किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है। अब देखिए जैसे ही अपवर्तित करता है तो ये काचाभ द्रव में से गुजरती हुई कहाँ पर फोकसित होती हैं, रेटिना के ऊपर फोकसित होती हैं। फल स्वरूप वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त होता है मित्रों, रेटिना के ऊपर प्राप्त होता है। अब एक बात का ध्यान रहे, अगर ये नेत्र स्वस्थ है तो एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाया जाता है, फोकस के ऊपर। चूंकि रेटिना जो होता है वो इसी लेंस के फोकस के ऊपर होता है। एक बार फिर से ध्यान देना, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है यदि बिंब फोकस के अनंत के ऊपर है, यदि बिंब अनंत के ऊपर है तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां पर फोकसित होती है, फोकस के ऊपर फोकसित होती है। और जो फोकस है इस लेंस का वो इसके रेटिना के ऊपर होता है। तो इसी स्थिति में ये जो मांसपेशियां हैं ये नेत्र लेंस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालती हैं। लेकिन होता क्या है, यदि किसी कारणवश ये जो नेत्र है ये रोगग्रस्त होता है तो इस स्थिति में देखिए मित्रों क्या होता है, जब हम वस्तु को इधर लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम नेत्र की ओर लेके आते हैं तो देखो यदि नेत्र रोगग्रस्त नहीं है तो इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना से परे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसी स्थिति में मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालती हैं और जब मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालती हैं
तो ये मोटा हो जाता है, जिससे वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है और अंततः प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, रेटिना पर ही प्राप्त होता है। और यदि ये नेत्र रोगग्रस्त है तो देखिए क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा तो धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लेकिन यदि नेत्र स्वस्थ है तो अपने आप को स्वतः इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि अंततः प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो, रेटिना के ऊपर। अर्थात इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः ही क्या होने लगता है, परिवर्तन। इसे ही कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक यही आता है नेत्र की समंजन क्षमता, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, नेत्र की समंजन क्षमता या अकोमेंट पावर ऑफ आई, देखिए क्या होता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई नेत्र है, इस नेत्र के सामने कोई वस्तु स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा मैं वापस से कार्य विधि बता रहा हूं नेत्र की। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव में से गुजरते हुए रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए मित्रों, यदि यह वस्तु अनंत के ऊपर है तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के द्वारा कहां पर बनाया जाएगा, फोकस के ऊपर। और यहाँ पर जो फोकस बिंदु है ये कहां पर है, नेत्र के रेटिना के ऊपर। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, जब अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव में से गुजरते हुए रेटिना के ऊपर फोकसित होती है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए, जब वस्तु को हम नेत्र की ओर खिसकाते हैं या नेत्र के समीप लेके जाते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि जब हम वस्तु को इधर लेके जाते हैं तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से परे अर्थात फोकस से दूर बनना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसी स्थिति में जो मांसपेशियां होती हैं ये नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालती हैं। चूंकि ये लेंस लचीला होता है तो जब ये मांसपेशियां दबाव डालेंगी तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। और ये मांसपेशियां इस नेत्र लेंस को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं कि अंततः प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, रेटिना के ऊपर। तो देखिए मित्रों, ये जो यहाँ से वक्रता त्रिज्या का बढ़ना और फोकस दूरी का घटना ये स्वतः होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहेंगे, नेत्र की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने को ही क्या कहा जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए इसका वर्णन भी मैं यहाँ पे किए देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, जब कोई वस्तु नेत्र के सामने स्थित होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव में से गुजरती हुई रेटिना पर फोकस होती है, खल स्वरूप वस्तु हमें दिखाई देती है। देखो ये है नेत्र की क्रिया विधि या कार्य विधि, इसी के ऊपर आधारित, इसी सिद्धांत पर जो नेत्र है वो कार्य करता है। अब देखिए, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब इसी के रेटिना पर बनाया जाता है। इसी स्थिति में जो मांसपेशियां होती हैं, नेत्र लेंस जो होता है मित्रों ये मांसपेशियों के ऊपर टिका होता है, तो इसी स्थिति में मांसपेशियां नेत्र लेंस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालती हैं। परंतु जब वस्तु को नेत्र के समीप लाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को नेत्र के समीप लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से परे बनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर क्या डालती हैं, दबाव डालती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है, फलस्वरूप उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई नेत्र है, अब देखिए ये है इसका रेटिना, ये है इसका नेत्र लेंस। अनंत दूरी के ऊपर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर प्राप्त होगा, इसके फोकस के ऊपर अर्थात रेटिना के ऊपर प्राप्त होगा। जब हम वस्तु को नेत्र के समीप लाते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से
परे बनना चाहिए था। या फिर ये मान के चलिए जब वस्तु नेत्र के समीप होता है और प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है, और जब हम वस्तु को नेत्र से दूर लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व बनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालेंगी, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी या लेंस जो है, देखो अगर हम वस्तु को दूर लेके जाते हैं तो ये मांसपेशियां जो होती हैं ये नेत्र लेंस को शिथिल कर देती हैं, बिल्कुल ढीला कर देती हैं, जिससे ये लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या घटेगी और फोकस दूरी बढ़ेगी, अर्थात फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होता है। तो देखिए अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने को ही क्या कहा जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता या अकोमेंट पावर ऑफ आई कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, वस्तु को हम नेत्र के समीप लेके जाते हैं, जैसे जैसे हम नेत्र के समीप लेके जाते हैं तो मांसपेशियां जो होती हैं वो एक निश्चित दूरी तक ही दबाव डालेंगी। जैसे मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर लेके गए और यहाँ से जो नेत्र की दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हम यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से भी आगे की ओर लेके जाते हैं और अधिक नेत्र की ओर लेके जाते हैं तो इसी स्थिति में जो मांसपेशियां हैं वो नेत्र लेंस के ऊपर दबाव नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उतना ही ये दबाव डाल पाती हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों निकटतम बिंदु। क्या कहा जाएगा, निकटतम बिंदु। तो देखो निकटतम बिंदु किसे कहेंगे, नेत्र के समीप या नेत्र के निकटतम वह बिंदु जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर स्पष्ट प्राप्त हो, निकटतम बिंदु कहलाता है। और देखिए दूरस्थ बिंदु कहेंगे नेत्र के सामने अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो, उसे दूरस्थ बिंदु कहा जाएगा। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरस्थ बिंदु का मान तो होता है अनंत और निकटतम बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट की करके बताइएगा। और देखिए इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।